नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संभल मामले पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जंग अभी खत्म भी नहीं हुई है कि 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ पर भी दोनों नेताओं के बीच ठन गई है। महाकुंभ के आयोजन में हो रही तैयारियों का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आज एक बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। इस कमेंट से पहले उन्होंने बिना नाम लिए कहा, ये वो लोग हैं जो अपनी विरासत को भारत की विरासत से जोड़ने की बजाय विदेशी आक्रांताओं से जोड़ने पर गौरव करते हैं। विरासत की बात योगी प्रयागराज में गंगा के बहाव को चैनलाइज करने के संबंध में बोल रहे थे। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने प्रयागराज में ड्रेजर मशीन से गंगा के बहाव को चैनलाइज करने पर सवाल उठाया था। अखिलेश यादव के इस सवाल पर जंग छिड़ी हुई है। सवाल पब्लिक का है कि क्या अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई इस वक्त 2027 की लड़ाई है? क्या ये लड़ाई पॉलिटिक्स है या आस्था की लड़ाई है? यहां मैं ये भी बता दूं कि सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां फिर जोर पर अखिलेश यादव संभल के नाम पर जगह जगह खुदाई से सौहार्द बिगाड़ने या बयान देश की संसद में दे चुके हैं, तो वहीं अब 1978 के संभल दंगों की फाइल भी खुलने की संभावना बन गई है। यूपी विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 1978 के दंगों की जांच की मांग की थी। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर 1978 की फाइल यूपी सरकार को सौंपने का आदेश हुआ है। क्या संभल से कुंभ तक योगी ने अखिलेश की वोट बैंक पॉलिटिक्स को सीधी चुनौती दे दी है? क्या कुंभ के बहाने अखिलेश की बुद्धि पर योगी ने लगा दिए हैं निशाने? और क्या अखिलेश का एजेंडा है योगी का कुंभ आयोजन पड़े ठंडा? सवाल पब्लिक का आज यही है। प्रयागराज महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहां 1.5 महीने में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना के बीच योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन कुंभ के आयोजन पर अखिलेश के सवाल ही खत्म नहीं होते। अखिलेश का आरोप है ड्रेजर मशीन के जरिए गंगा के प्राकृतिक बहाव के साथ छेड़छाड़ करना पर्यावरण से अपराध करना है, लेकिन अपने लोगों को ठेका देकर भ्रष्टाचार से पैसा कमाना मकसद है। योगी का जवाब है नदी को चैनलाइज करके नदी की आयु बढ़ाई जाती है। अखिलेश कुंभ परिसर में ब्रिज निर्माण में अधूरी तैयारियों का आरोप लगा रहे हैं, तो योगी कहते हैं यह कुंभ पूरी दुनिया के लिए आकर्षण है, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। अखिलेश ने कुंभ तैयारियों में बिना तार के खंबे, स्वास्थ्य तैयारियों में कमी जैसे आरोप भी लगाए हैं, लेकिन महाकुंभ के लिए आस्था को आधुनिकता से जोड़ने का दावा करते हुए आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर जोरदार सियासी हमला भी बोल दिया। सुनिए उनका ये बयान। यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको काशी की कायाकल्प अच्छी नहीं लगती, मथुरा वृंदावन का सौंदर्य उन्हें जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको बांटना अच्छा लगता है। वे जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे। मैं
साधुओं के 45 दिनों के इस महाकुंभ आयोजन के लिए योगी सरकार ने 6,382 करोड़ का बजट आवंटित किया है। 2013 में जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे तब भी प्रयागराज में महाकुंभ पड़ा था। उस आयोजन के प्रभारी मंत्री आजम खान थे। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश सरकार ने मनमोहन सरकार के सामने 2013 महाकुंभ आयोजन के लिए 1848 करोड़ से अधिक के फंड का अनुमान रखा था। भारत सरकार की ओर से 1318 करोड़ से अधिक का फंड स्वीकृत भी हुआ। अगस्त 2012 में अखिलेश सरकार ने 800 करोड़ रुपए वन टाइम ग्रांट भी मांगा। 1318 करोड़ में से यूपी सरकार ने सिर्फ 1214 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट ही भारत सरकार को सबमिट किए और 104 करोड़ से अधिक का हिसाब दिया ही नहीं। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि यूपी सरकार ने 1848 करोड़ रुपए फंड की मांग की जबकि खर्च 1017 करोड़ ही किए। हालांकि आज जब अखिलेश योगी के कुंभ तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्होंने बिना नाम लिए कैसे निशाना भी साधा है, इसे भी सुनिए। बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं। अखिलेश साधु संतों से अपने साथी को ले जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपी के महाराज कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ सनातन की जड़ों को सींचकर अपने शासन को और मजबूत करने का इंतजाम करते नजर आते हैं। कुंभ और संभल का मामला योगी मानो खुद देख रहे हैं। अब तो संभल के 1978 के दंगों की फाइल खुलने की संभावना भी खुल गई है। सुनिए इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है। कि योगी जी जितने भी पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं की जांच कराएं और सारी चीजें करें, और जितनी भी जमीनें इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। मैं पैदा नहीं हुआ था और बहुत से नौजवान जो आज 40 साल या 35 साल का है वो पैदा नहीं हुआ था। 46 साल पुराने मामले से आज के नौजवान का क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश का 45 साल के नौजवान से उसका क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश की जनता से 78 साल पुराने मामले का क्या लेना देना? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, संभल के बाद कुंभ पर योगी और अखिलेश का वार पलटवार क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? योगी की कुंभ तैयारियां क्या अखिलेश को अच्छी नहीं लग रही हैं? अखिलेश के सवाल दमदार या सियासी हैं? 1978 के संभल दंगों की फाइल खुलने से क्या सेक्युलरिज्म की सियासत सवालों में पड़ जाएगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी। बहुत दिनों बाद आज टाइम्स नाउ नवभारत पर नजर आए हैं। आपका स्वागत है गौरव भाटिया जी। हमारे साथ आज हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ आज मुंबई से जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ कांग्रेस के सपोर्टर हैं। लेकिन पहला सवाल जाता है अमीक जमाई जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अमीक जमाई जी, ये महाकुंभ पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? इससे किसको तकलीफ हो रही है? अब अखिलेश जी को हर चीज में नुक्स निकलता हुआ नजर आ रहा है। 2013 से अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार कुंभ के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी जहां नदी के बहाव पर उनका ऑब्जेक्शन है, जहां पिलर्स और तारों पर ऑब्जेक्शन है, वहां अब संतों से ये भी दुआ मांग रहे हैं कि भाई अपने साथी को ले जाओ। इतना डर, इतना भय क्यों? नाविका मैम, वजह यह है
जब साधु संतों को हमारे मंडलेश्वर जो भी हैं, जितनी अखाड़े हैं, जब ज़मीनों के एलोकेशंस हुए तो सरकार जिस तरह से इसका इंतजामात को नहीं कर पा रही, आपको मालूम होगा कि मारपीट हुई वहाँ पर। उसके बाद जो है गंगा जी का जो मामला है, आप जानती हैं कि पूरे देश दुनिया की जो आस्थाएं हैं, जब वो कुंभ में आते हैं तो चाहते हैं कि वो गंगा जी में आमचन करेंगे, वो गंगा जी का पानी जो है उसको पाक मानते हुए बोटल्स में या किसी चीज़ में अपने घर ले जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक जो साहब आए थे गंगा जी के नाम पे, बड़े वाले साहब, और 17 से जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे सूबे में हैं, कि गंगा जी के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, नाविका मैम आप तो एनवायरनमेंट पे बहुत सेंसिटिव हमेशा रही हैं, उसने कहा कि ये जो गंगा जी का पानी है ना ये आमचन के योग्य है ना ये नहाने का योग्य है। इसका मतलब ये है कि इतना दूषित है वो पानी। एनजीटी ने बोला कि वहां पे बोर्ड लगा के बताइए कि ये कोई उसमें पानी में उतरे ना। अब आप हमें बताओ कि 6,000 करोड़, हम तो कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ बजट होना चाहिए, लेकिन 14 के बाद से आज 25 हो गया है, आप लोग आज तक गंगा जी को इस लायक नहीं बना पाए। इतनी दूषित वो हो गई हैं कि वहां पे हमारे जो करोड़ों लोग आएंगे वो नहान कर सकें, आमचन कर सकें, पूजा के लिए पानी ले आ सकें। तो धिक्कार है ऐसी सरकार जो हिंदुत्व के नाम पे 24 घंटे का काम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी, और जब आजम खान साहब की जिम्मेदारी थी, उस सरकार की जो पूरी देश दुनिया में उसकी तारीफ हुई थी और ये कहा गया कि गंगा जी में एक बूंद दूषित पानी गंगा जी में उतरने नहीं दिया गया। तो कितनी खूबसूरती से संपन्न हुआ था। तो हमारा ये कहना है कि बतौर विपक्ष हमारा काम है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है। 40 से अधिक लोगों की जान चली गई थी स्टैम्पीड में, लेकिन आप कह रहे हैं आयोजन बहुत अच्छा हुआ था। खैर, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आप तो जानती हैं कि तिरुपति में आज क्या हुआ है। देखिए नाविका जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये जो महाकुंभ है ये हमारा स्वाभिमान है, हमारा अस्तित्व, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, पूरा विश्व उसे आज सराह रहा है। परेशानी कहां है मैं आपको बताता हूं। नाविका जी, जब नमाजवादी जालीदार टोपी वाली सरकार थी ना, इनको 20 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ उत्तर प्रदेश में, और इनको एक हिंदू नहीं मिला था या एक हिंदू मंत्री नहीं मिला था जो व्यवस्था करनी थी उस कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए। उसके लिए भी आजम खान मिले थे। दूसरी बात, इतने घोटाले हुए थे कि सीएजी रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, और उत्तर प्रदेश की जनता तो यहां तक कहती है कि महाकुंभ और कुंभ का रुपया हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में आजम खान ने बनाई, जैसे किसानों की जमीन हड़पी थी। तीसरी बात, यह पूछा जाना चाहिए कि भाई ये बताओ, तुम्हारे समय में तो अव्यवस्था इतनी थी कि वहां भगदड़ मची और लोग मर गए, और इनको कब्रिस्तान याद आता था। रुपया लेते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल हो जानी चाहिए। इनको कभी नहीं लगा कि अगर महाकुंभ और कुंभ हो रहा है तो हम उसमें ऐसी व्यवस्था करें कि हिंदू भी गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है ये केवल मुसलमान है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो कर दिखाया है, मैं समझता हूं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा जाएगा, और इसीलिए इनको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है और बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। वारिस पठान साहब, महाकुंभ से दिक्कत किसी को हो रही है तो किसी को इस बात से दिक्कत है कि संभल में न्याय की बात की जा रही है। न्याय की बात सिर्फ 2024 के दंगों की नहीं, पर उससे पहले 1978 के दंगे जो हुए थे, जिसमें पेपर पर तो 17 लोगों का आरोप बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो नंबर दिया है योगी जी ने वो तो 182 लोगों के मरने का नंबर है। अगर ये पन्ने खुल जाए तो विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है? इतनी ऑब्जेक्शन क्यों आ रही है? ऑब्जेक्शन नहीं, मैं तो बोलता हूं कि 1947 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए सारे खोल दो ना, पता चल जाएगा कि कितने मुसलमानों का नरसंहार किया, कितनों का कत्ले-आम कर दिया, कितनों की आबरूएं लूट ली, कितनों की इज्जत लूट ली। 2002 का भी दंगा आ जाएगा उसमें, गुजरात का। पता चल जाएगा कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमान जेलों में सालों साल पड़े रहे, बाद में 10-10, 12-12 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गए।
कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं था उनका। तो तमाम चीज को कर दो ना, लेकिन योगी को क्यों जाना है ये एरा के अंदर? क्यों योगी देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं? क्या चाहते हैं योगी? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है डेवलपमेंट विकास के नाम पे, तो योगी टोटल फेल हो चुके हैं। मैं तो पूछना चाहूंगा योगी जी, आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लेकर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हो, तो क्या आप खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री हो या मुसलमानों के भी हो? क्योंकि आप तो हर दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हो। अब तो आप बोल रहे हो कि वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन ले लूंगा। अरे भाई, अगर आप वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बोल रहे हैं, अगर वारिस पठान यहाँ बैठ के बोल देगा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड हिंदू माफिया बोर्ड है, तो क्या हो जाएगा? आसमान टूट पड़ेगा। तो क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? और अगर वक्फ माफिया का था तो इतने साल से आप सत्ता में हो, आपने कौन से माफिया को हिरासत में ले लिया वक्फ बोर्ड के? यही दर्शाता है ना इनकी बौखलाहट, झूठ, नफरत फैलाने का। अब एक ही एजेंडा बच गया है नविका जी, पोलराइज करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो, देश में हिंदू मुसलमान के खिलाफ दरार पैदा करो, अपनी राजनीति को चमकाओ। लेकिन देश का युवा, देश का इंसान समझदार हो गया, इस तरह की बातों में नहीं आएगा। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते इनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, मगर करना जरूरी है, मजबूरी है। डेवलपमेंट 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, मोदी जी ने नहीं दिया। 15 लाख नहीं आए, बैंक में जमा होना था। वारिस भाई, वक्फ को माफिया कहा तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन मठाधीश को माफिया जब कहा था तो आपकी चूंभी नहीं निकली थी। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि ओवैसी जी ने कहा था कि संभल में जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ के जमीन पर बन रही है। वहां तो मोहम्मद खालिद साहब दिखा रहे हैं ये वक्फ की जमीन नहीं है, इसकी देखरेख तो मैं करता था, और ये जब से स्टेट की है अब स्टेट देख रही है। ये गौरव भाटिया जी आधा सच क्यों दिखाते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर? पूरे सच से इतना परहेज क्यों करते हैं वारिस भाई? देखिए नाविका जी, इसकी वजह क्या है कि इनको दंगाइयों से प्यार है। दिल्ली में चुनाव है और आप जानती हैं AIMIM जिनके नाम में मुस्लिमीन आता है, संविधान के विपरीत है ये। इन्होंने 2 दंगाइयों को, एक ताहिर हुसैन, एक शफूर रहमान, ये आरोपी हैं दंगे में, उनको टिकट दिया है। आज ये पूछा जाएगा, अगर एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि भाई 1978 के दंगों की फाइल लाओ, और जनता जानना चाहती है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिला या नहीं, कितने लोग जेल गए, कितनों को सजा हुई। क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि मरे तो 180 से ज्यादा, लेकिन सजा हुई 2 लोगों को। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो तुष्टीकरण करने वाली सरकारें थी, इनके लिए हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं का इंसाफ, ये प्राथमिकता नहीं थी। और मैं एक बात और बता दूं, देखिए ये अधिकार है किसी MLC का कि वो सवाल पूछे और उसको जानकारी मिले। जैसे पीड़ित परिवार सहिष्णु हैं लेकिन कमजोर नहीं है, 46 साल से इंतजार कर रहे हैं नाविका जी, और कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये सवाल अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम उन नेताओं से है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और वारिस भाई, आप कह रहे थे मुसलमान मारे गए, अरे इंसान मारा गया, दंगा हुआ तो मलियाना और हाशिमपुरा याद है? हाशिमपुरा 1987 कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमान मारे गए। क्यों AIMIM UPA का हिस्सा बनी? अगर मुसलमानों के आप इतना जो है हितैषी हैं, फिर तो आपको UPA का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। मनमोहन सिंह से कहना चाहिए था कि जो हाशिमपुरा में मारे गए मुसलमान, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? लेकिन आप हिस्सा बन गए, भलाई चाटते जा रहे। नविका जी, मुझे बोलने दो तो। अच्छा सुनो, अच्छा मलाई रसगुल्ला सबकी बात करता हूं। अभी आपने एक बड़ा अच्छा फ्रेज यूज किया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल आपने सही कहा। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुल्फिशा फातिमा, ये सारे स्टूडेंट सिर्फ बीजेपी के खिलाफ संवैधानिक तौर से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का उन्होंने किया, जेल में पड़े 4.5 साल से, उनको बेल भी नहीं हुई, न ट्रायल पे केस आया। आप क्या कहोगे? जस्टिस डिनाइड नहीं होता है, उनको जस्टिस कब मिलेगा? ट्रायल और बेल का फर्क आपको नहीं पता है? पता नहीं कहां से वकील, क्या कराची की यूनिवर्सिटी से वकील बन के आए हैं? सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, बेल इज अ रूल, पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट बेल। ये भी सुप्रीम कोर्ट का कानून है, बेल शुड बी, बेल इज। अरे उमर खालिद को किसने बेल नहीं दी? आपको ये भी नहीं पता है? बेल ऑर्डर पता नहीं है? पढ़िए वो बेल ऑर्डर पढ़िए।
ठीक है, सुनिए और सर, अगर अभी आपने कहा हमने दिल्ली के दंगइयों को टिकट दे दिया। अरे मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आप बोलने नहीं देंगे क्योंकि आप बैकफुट पे चले गए। अरे भाई आप सुनिए, वही दो तीन लाइनें आपने रटी हुई हैं और यहाँ आके बोल रहे पेशावर से कानूनी पड़ी है क्या? कराची से रावलपिंडी सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, CNRC के बारे में बोला, आपने जेल में डाल दिया। हाँ, पीसफुल प्रदर्शन करने आपने जेल में डाल दिया उठा के, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर दिया। उन्होंने बेल नहीं दी थी। अरे सुनिए, ये हालत है इनकी। आप अच्छा एक बात बताइए वारिस भाई, बताइए चालू है क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब बेल नहीं दी तो वो फैसला गलत है आपके हिसाब से? आप दिल्ली उच्च न्यायालय के ऊपर नहीं, बेल का फैसला तो कोर्ट करेगी ना वारिस भाई। अब इसके लिए भी आप गौरव भाटिया को अगर ठहराएंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो ये थोड़ी सी आपकी तरफ से ज्यादती हो जाएगी। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, अजय राय जी यूपी के चीफ हैं कांग्रेस पार्टी के, कहते हैं 46 साल पहले के गड़े मुर्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? आज के यंग लोगों को तो याद भी नहीं होगा। तो फिर इस देश में नेहरू, इस देश में सरदार पटेल की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप आज की पीढ़ी को तो उन समय याद नहीं होगा। अगर 1978 याद नहीं है तो 1930 कहां से याद होगा, 1940 कहां से याद होगा, 1942 कहां से याद होगा? ये किस तरह की दलीलें दी जाती हैं? तो इस देश को अपना इतिहास नहीं जानना चाहिए? और अगर 46 साल पहले अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो क्या उसको आज न्याय देने के लिए कोई मांग करे तो वो न्याय मिलना नहीं चाहिए? ये क्या दलीलें हो गई हैं? क्यों ऐसा क्या है कि वारिस भाई भी कह रहे हैं, नाविका जी जवाब दे दो। नहीं, कांग्रेस पार्टी और वारिस भाई दोनों कह रहे हैं कि ये पुराने जख्म कुरेदना चाहते हैं। सच्चाई पहले से पता है कि क्या हुआ था, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो आप ये बात कह रहे हैं? थैंक यू नाविका जी, फाइनली जवाब देने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं अजय राय जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बिल्कुल 1978 की बात होनी चाहिए। इनफैक्ट वो MLC ने महोदय ने जो पत्र और जो रिपोर्ट्स और जो FIR की कॉपी मंगाई, उससे ज्यादा उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और देश में 1978 संभल के दंगों का पूरा इतिहास पूरे देश में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। 1978 में केंद्र में जनता पार्टी की हुकूमत सरकार थी जिसको जनसंघ का सपोर्ट था। 1978 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जनसंघ का सपोर्ट था। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश भर में ये भाजपा का इतिहास जाना चाहिए। जहां जहां इस देश में दंगे होते हैं वहां वहां भाजपा और उसके पहले जनसंघ मौजूद होता है। इनका मॉडल है देश में दंगे कराओ, हिंदू मुसलमान कराओ और उसके बाद एक फॉल्स नैरेटिव चलाओ। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और जितने लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यही लोग हुकूमत में थे, यही लोग सरकार में थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले करीबन संभल में और एक घटना हुई, उसकी भी रिपोर्ट टाइम्स नाउ ऑफ भारत पे आनी चाहिए। बहराइच में भी हुई, उसकी भी आनी चाहिए। डाइवर्जन नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि भाजपा ना इंसाफ देगी, सिर्फ डाइवर्जन करेगी। मैं दोबारा से कह रहा हूं 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी और देश के केंद्र में भी, और इसीलिए दंगे। आपके दोस्त जो आपके अलायंस पार्टनर है तहसीन पूनावाला जी, मुलायम सिंह यादव जी भी वहीं पर थे, उसी खेमे में थे। याद कराना चाहती हूं, लेकिन हिस्ट्री शायद कांग्रेस पार्टी को इतनी पसंद नहीं है। अजय राय जी की माने तो क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी भूल जाते हैं ये लोग, जब कहते हैं आधा सच रखते हैं बाकी आधा गोल कर जाते हैं, क्यों? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि अच्छा है तहसीन भाई एक तथ्य पढ़कर आए कि उस वक्त सरकार किसकी थी, और आज ऐसे तो हमने कभी तहसीन पूनावाला जी को बोलते हुए सुना ही नहीं। आज तो ये भाषण वाले अंदाज में थे। इससे अच्छा तो दिल्ली की चुनाव में कम से कम आप राहुल जी को लेकर थोड़ा टहलते। अच्छा नहीं, प्रियंका जी को लेकर टहलिए, राहुल जी तो वैसे भी अब आउट होने वाले हैं, तो प्रियंका जी को लेकर टहलिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को जरा खुलकर बताना तो चाहिए, और इस देश
के दंगों के इतिहास के बारे में बात बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर एक पहलू छिपा लिया जाता है। उस दंगे में कितने लोग कहां मरे, किनकी दुकानें संपत्तियां लूट ली गई, जला दी गई, वहां पर डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो गया। जो पृथ्वीराज चौहान के समय का जो नगर था, उस नगर पे बाबर की निशानियां कहां से आ गई थी, उस नगर में क्या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में चेंज आए हैं, ये सब कुछ पता चलेगा ना। शायद इसलिए डर लग रहा होगा। और समाजवादी पार्टी की मुश्किल क्या है कि उस वक्त किसकी सरकार थी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कौन लोग उस वक्त शामिल रहे होंगे। और आज जब अभी हम देख रहे हैं और शफीकुर रहमान बर्क जी की जिस लिगेसी को जियाउर रहमान बर्क अभी आगे ले जा रहे हैं, जब उनके घर से कुछ दूरी पर मंदिर बंद हो जाता है, जब उनके घर के आसपास में स्थिति होती है कि वहां बाकायदा पावर हाउस चलाया जा रहा है, उनके घर के आसपास में कई ऐसी चीजें मिल रही हैं जो मतलब लोगों को चौंका रही, क्योंकि सांसद जी के इतना प्रभुत्व वाले सांसद थे। और कोई भी कह सकता है कि भैया जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं। कुछ समय बाद ऐसे ही तहसीन पूनावाला जी की तरह एक तर्क देने वाले लोग आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मामलों पर उत्तेजित क्यों होते हैं लोग? क्या ये मान लेना कि एक ही पक्ष उसका जिम्मेदार होगा? क्या कुछ लोगों को ये डर लग रहा है कि एक अलग किस्म का नैरेटिव जो उन्होंने बरसों बरस चलाया वो ध्वस्त हो जाएगा? ये वाला डर है क्या? क्या हिंदुओं की आस्था उपासना स्थल उस पे हमले हुए उसका डर है क्या सामने आने का? मैं तो कह रहा हूं कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी जगह हो, अगर कोई जांच की बात होती है, कोई रिपोर्ट की बात होती है, कोई आयोग की बात होती है, तो इस तरह क्यों परेशानी होनी चाहिए? बिल्कुल सच सामने आने दीजिए। एक लाइन में जवाब दे दो माननीय हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी, एक तो आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू हर्षवर्धन जी, एक तो आपकी शुभकामनाएं के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जरूर मैं पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली में क्यों पूरे भारतवर्ष में जाकर मैं प्रचार करूंगा और इससे कांग्रेस को लाभ ही होगा, भाजपा जाएगी। लेकिन एक चीज है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, पूरा इतिहास सामने आना चाहिए। तो वो पीओडब्ल्यू एक्ट है, वर्तमान सरकार उसको हटा दे। क्यों कोर्ट के माध्यम से? आप देखिए, आपका काफी इन्फ्लुएंस और आपकी मैं बहुत आदर करता हूं, आप सरकार को हिदायत दीजिए ना, हटाए ना उस एक्ट को। क्यों नहीं हटाती ये सरकार एक्ट? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इस एक्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हिंदू मुसलमान हो, तभी तो भाजपा की रोटी सेकेगी। वरना भाजपा थोड़ी ना कोई डेवलपमेंट की बात होगी, इकॉनमी नीचे जा रही, भाजपा के पास कुछ नहीं बात करने को। कौन किस तरह से तुष्टीकरण कर रहा है, कौन किस तरह से पोलराइजेशन कर रहा है, ध्रुवीकरण कर रहा है, ये जनता सब समझती है। और जनता के सवाल बहुत से आ रहे हैं। अमित जमे जी, आपको सवाल सुनवाना चाहती हूँ क्योंकि आप ही से जवाब लोग मांग रहे हैं। राजीव जैन पानीपत से पूछ रहे हैं, 1978 के संभल दंगों की जांच से डरना क्यों? सच्चाई का पता तो चलेगा। संजय प्रजापति थाने से पूछ रहे हैं, नाविका जी समाजवादी प्रवक्ता से पूछिए कि कोरोना वैक्सीन की तरह कुंभ पर भी भ्रम क्यों फैला रहे हैं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते कुंभ आयोजन की जिम्मेदारी आजम खान को बनाकर जिम्मेदारी से दूर हो गए थे और कुंभ के भगदड़ में मौतें हुई तो उसकी जिम्मेदारी आज तक किसी ने नहीं लिया। सच्चाई क्या साफ नहीं है? क्यों? अमीक जी, देखिए, आजम खान साहब एक देश के बड़े समाजवादी नेता और बतौर मुसलमान एक ऐसा कुंभ कराया कि गंगा जी में एक बूंद दूषित पानी नहीं उतरने दिया। और ये हिंदुत्व का नाम लेने वाले गंगा जी का पूरा पैसा नमामि गंगे का खा के चबा गए। दूसरी बात यह है कि HMPV जो वायरस है जो चीन से भी आ रहा है, आज हमारे यहाँ लखनऊ में उसकी एक महिला में उसका वो मिला है, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश जी का कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि मुख्यमंत्री जी को जब कुंभ की पूरी उसकी तैयारी में जुटना चाहिए, नदियों का रुख मोड़ देंगे। ये आपने कभी आपने भारत के इतिहास में सुना है, एनवायरमेंट के इतिहास में सुना है कि कोई मुख्यमंत्री नदियों का रुख मोड़ रहा हो? रुख नहीं मोड़ा जाता है, नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं। अगर आप जोशीमठ जिस तरह से आपने फाड़ फाड़ के वहां पे आपने बिल्डिंगें बनाई है, जोशीमठ बैठ गया। ये पर्यावरण की बात है। अखिलेश जी की बात आज नहीं कल समझ में आएगी। और अगर कोई खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, भगवान न करे, ये वायरस का मामला कोई और आगे बढ़ा, क्या तैयारी है? आपको मालूम है कि आज हमारे DGP प्रशांत कुमार कहां पे थे? गौरव भाटिया जी को नहीं मालूम होगा, पूछिए इनसे कहां पे थे आज वो।
कहां वो पेशी पे गए थे? लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में ये हाल है नाविका मैम के इलाहाबाद के अमित फटकार के जमाई बाद जी, जब उनको कोरोना उच्च था न्यायालय तो में आपको आज वैक्सीन जवाब बीजेपी नहीं की है। वैक्सीन लगती थी। हाँ, नहीं लगानी आज आप पड़ी। साइंस की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की नहीं, बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये हर्षवर्धन है- त्रिपाठी जी का सवाल है आपके लिए। दूसरी बात ये हर्षवर्धन है- जी, क्या सवाल है? नहीं 10 सेकंड नहीं, 10 बड़ा- सेकंड 10 सेकंड बड़ा विचित्र है। पहले तो सिर्फ 2-3 लाइनें मैं बोल देता हूं अमित भाई। एक तो ये कि आप बार बार आचमन को आमचन आमचन बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार लीजिए। बोलना चाहिए, इसमें कोई हमसे भी कोई गलती हो सकती है, हम हिंदू हैं तो मैं इस्लाम के बारे मैं में माफी चाहता हूं, तो माफी चाहता वो हूं। आचमन होता है जब उसको गंगा जी का जल लेते हैं तो आचमन आचमन आचमन। आचमन दूसरा ये आचमन हाँ, गंगा जी हाँ। गंदी रहे, गंगा जी दूषित रहे, आचमन आचमन ज्यादा जरूरी है। गंगा जी आपके लिए जरूरी नहीं है, है। बहुत ऐसे अच्छे नहीं लगते, सच क्योंकि बता रहा हूं। आपको फोटो दिखाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, आपको कैसे फोटो होते दिखाना जा है रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अरे गंगा जी पे तो बोलो, बोलो गंगा जी पर। बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चिल्लाओगे तो नहीं बोल पाऊंगा ना भाई। मैं ऐसे अरे नहीं है, बोलिए ना महाराज, मुझे प्रवक्ता गौरव नहीं भाटिया बनना नहीं है। बोल पा रहे हैं, आप बोलो। किस चुप लिए होना आते पड़ेगा हैं ना भारतीय उसको। जनता पार्टी के प्रवक्ता जब उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई तैयारी नहीं है? ऐसे कैसे गंगा जी बात पे कर कोई पाएंगे? जवाब नहीं है, ये कैसे ये सवाल प्रवक्ता खत्म है बोलेंगे पार्टी? भाजपा की तरफ से। अरे हटा ये दीजिए प्रवक्ता है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, हटा अमीर दीजिए। भाई, जरूरत क्या है अमीर बुलाने भाई, की? अमीर भाई को अगर गुस्सा उसको क्यों जवाब आता देना है? समाजवादी उन्होंने पार्टी थोड़ा की सा तरफ आपको से। करेक्ट कर दिया। आचमन बोलने के लिए तो आप भड़क क्यों गए हैं? हर्षवर्धन जी, बात खत्म करिए। नहीं नहीं, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं गलती मान रहा गंगा जी। हूं। गौरव भाटिया जी का क्या काम है? क्या जी, मैंने ये पूछा डिबेट गंगा इस जी तरह से खत्म दूषित कर क्यों देंगे। है? गौरव आप भाटिया के पास समझिए, कोई जवाब नहीं है। ये जानबूझ के भटका रहे हैं। ये पिछली डिबेट में भी इन्होंने ऐसे ही झूठ बोला था, तो मैंने पूछा था नहीं, कि अच्छा तो भैया चलिए कहाँ से कहाँ तक है? गंगा जी पे बोलिए। यही गंगा जी पे पूरे गंगा देश का के जल पूरे देश बिल्कुल- के हिंदुओं को बिल्कुल- बताओ गंगा जी दूषित क्यों कहाने है? के बोलो। योग्य है। जो कह रहा है ये गलत है। ये एनजीटी की गलत रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, हर डिबेट में जिक्र करते हैं, झूठ बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि गंगा के पार्ट के बारे में इनको पता होना चाहिए, गंगा कहां से कहां आती है, कितनी धाराएं निकलती हैं। और जब इतना बड़ा कुंभ, इतना बड़ा मेला लगता है तो पहली बार नहीं, हर बार ये किया जाता है। इस बार चूंकि बड़े पैमाने पर है, ज्यादा बड़ी जगह चाहिए, पर FIR इसलिए करो। जा रहा है। ना तो नदी की धारा, ना तो नदी की धारा बदली जा रही, ना आगे बदली जाएगी। गंगा का पार्ट इतना बड़ा है कि वही गंगा का पूरा इलाका बारिश के समय में भर जाता है। वहां किसी और की गुंजाइश नहीं है। वो जमीन खरीद फरोख्त का धंधा नहीं हो सकता है। ये ईश्वर ने ऐसा बनाया है, हिंदू धर्म ने इस भूमि को ऐसा बनाया है कि प्रयागराज की उस भूमि में, जिसे अन्न क्षेत्र कहते हैं, वहां सिर्फ माघ मेला लगेगा, सिर्फ कुंभ मेला होगा, चाहे जो सरकार हो। योगी जी की सरकार ने 2019 में भी, और मैं उसी शहर का हूं, जितना कुछ उस शहर में हुआ है वो कमाल का हुआ। 13 की याद मत दिलाया कीजिए। आप बार बार अपशगुन क्यों याद दिलाते हैं? 45 से ज्यादा लोग मर गए थे, क्यों आप 13 आजम खान वाला कुंभ याद दिलाते हैं? पीड़ा देता है वो। हिंदुओं की जान चली गई थी। केंद्र में शर्म किसकी सरकार थी? उसकी बात करते हुए तिरुपति में क्या हुआ है आज? आप आज ये तिरुपति में क्या हुआ है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज तिरुपति में क्या हुआ है? कुंभ मेले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या गठबंधन से बाहर आएगी? मैं कई बार बता चुका हूं। आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी ये आप गठबंधन इस से तरह बाहर की टिप्पणियां मत किया आएगी। कीजिए। तिरुपति में आप लोग मारे गए हैं, होता है, और हिंदू तिरुपति मेला में लोग मारे गए हैं। और 2012-17 में केंद्र में किसकी सरकार थी? मैं एक मिनट के लिए अंदर आना चाहती हूँ और एक छोटा सा सबमिशन देना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी, ड्रेजिंग हो रही है, यानी कि मिट्टी सफाई हो रही है। अब मिट्टी सफाई को अगर कोई कह दे कि ये नदी का, गंगा मैया का रुख ही बदलने की कोशिश हो रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक शब्द में कहूं तो मूर्खता कहूंगा। पहली बात तो हमें यह जानना होगा, किसी भी नदी की ड्रेजिंग होना अनिवार्य होता है। दूसरी बात, कुंभ के प्रबंधन के लिए अगर ड्रेजिंग हो रही है तो ये दिखाता है कि कितनी चौकन्ना है सरकार। लेकिन जो लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाते रहे, उनको क्या पता ड्रेजिंग किस लिए आवश्यक है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा, सपा के प्रवक्ता ने अभी मुंह से कहा, बड़े नेता आजम खान इतने बड़े नेता थे कि जब 45 लोग मर गए उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उनसे पूछा पत्रकार ने, नाविका जी जैसी कोई निर्भीक पत्रकार थी,
तो उन्होंने कहा 45 देखो लोग जो मुझे नहीं मरे, पता था कि इतने 45 हिंदू लोग आ जो जाएंगे, मरे, उनकी इतनी वो आस्था है रेलवे की- महाकुंभ में, रेलवे में ये भगदड़ हालत मची। थी। और इसीलिए रेलवे में मैंने कहा केंद्र में था सरकार 20 किसकी करोड़ थी? हिंदू में, बीच में ना केंद्र बोले, में किसकी इनको सरकार? चुप कराइए, इनकी बहुत गंदी आदत है। अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, सुना हमने। अच्छा, केंद्र में आप किसकी अपनी सरकार बारी बता में दो। बोलिएगा। अमीर जी, जाते हैं अमीर जी, रेलवे अमीर जी, उनकी बात खत्म तो हो जाए, नाविका जी, आपको काउंटर का उन्होंने समय दूंगी। जिम्मेदारी नहीं ली और आपको अखिलेश काउंटर का यादव समय ने भी दूंगी। कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। अब ये चाहते हैं, अब शांत करा लीजिए, शांत कराइए, मैं अपनी बात पूरी जरूर करूंगा। जी बोलिए। धन्यवाद। देखिए नाविका जी, अब ये चाहते हैं कि सफल आयोजन महाकुंभ का ना हो, क्योंकि इन्हें हिंदुओं से नफरत है, इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन आजम खान कितने बड़े नेता थे, मैं जल्दी से बता देता हूं। पहला, किसानों की जमीन हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, न्यायालय ने फटकार लगाई, जेल में है। जयप्रदा एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बता रहे थे, इतने बड़े हैं, कहते हैं हमारी कारगिल की छोटी फतेह करने वाले केवल मुसलमान सैनिक थे, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया सैनिकों को। इतने बड़े नेता हैं, बकरी चुरा लेते हैं। और अंत करूंगा कह के, इतने बड़े नेता हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे आधे, तो वर्दी से जूते अपने साफ करवाते थे, वीडियो आया था टाइम नाउ पे ही। और एक बात और तहसीन से कहूंगा, तहसीन भाई, ये जो आपने कहा ना किसकी सरकार थी, ये तर्क थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। 1984 के दंगे हुए, राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली, किसकी सरकार थी तब? आपकी सरकार थी। उसके बाद मैंने आपको बताया हाशिमपुरा के दंगे, कौन मुख्यमंत्री था? वीर बहादुर सिंह। कांग्रेस सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस सरकार थी। अरे हमको बोलने में दंगों में आप आरोपी के साथ खड़े हो जाए, ओछी राजनीति करे। आज बड़ा सवाल क्या है? संभल के जो पीड़ित परिवार हैं, 46 साल तक उन्होंने इंतजार किया है, जख्म उनके हैं नाविका जी, जख्म इनके नहीं है जो कह रहे हैं हमारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। जख्म उन परिवारों के हैं। वारिस भाई, ये आपके लिए था। हुआ जिस भाई के हाथ काट दिए गए उसके भाई के सामने, वो वारिस पठान। अच्छा नविका जी, अगर मेरे बात आपको सुनना है, आपके आप चाहते हो कि मेरी बात दर्शकों तक जाए, तो जिस तरह गौरव भाटिया जब बोल रहे थे, आपने मुझे फ्रेम से हटाया, आप गौरव भाटिया को पहले फ्रेम से हटा दो, उनका आवाज बंद करो, फिर मैं बोलूंगा। नहीं तो क्या बात करके फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, दर्शक का भी टाइम वेस्ट। थोड़ा डिबेट पे चेंज लाना पड़ेगा ना। अच्छा लगता है और तुम औरंगजेब वालों का हटाओ, इसको हटाओ, फ्रेम से हटाना पड़ेगा, फ्रेम से हटाओ। इनवाइट करती हूँ मैं आपको, गौरव भाटिया को फ्रेम से हटाओ, मैं बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंसाफ, आप कम से कम इक्वालिटी की बात होगा, बात इक्वालिटी की होगा। नहीं, नाविका जी, आप नहीं, धमका नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं। बोलने का समय संविधान में इक्वालिटी लिखा है। आप संविधान को मानते हो नहीं मानते हो मेरे को नहीं मालूम है, मैं मानता हूं संविधान को। संविधान में इक्वालिटी है। जो चीज आपने गौरव भाटिया के टाइम पे करना चाहते हैं भाई साहब, आप अपने वोट मैनेज करिए, आप अपने वोट मैनेज करिए। मेरा स्क्रीन मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर मैनेज करते हैं, मैं भी नहीं करती। आप बोलिए ना, आपको जवाब देने के लिए समय दे रही हूँ। सब बीजेपी वाले, हाँ, जवाब देने के लिए समय तो जरा बराबर, लेकिन डरो मत बीजेपी से नाविका जी। संविधान को पकड़ के चलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बात गौरव भाटिया ने कहा कि हमने दिल्ली के दंगइयों को टिकट दे दिया। मुझे बताइए गौरव भाटिया साहब, अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, है मैगजीन। जिसको हमने टिकट दिया मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को, या यहां से शिफा और रहमान को दिया ओखला से, दोनों भी आज की तारीख में अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कब तक कन्विक्ट नहीं हुए। हाँ, आप यहाँ बैठ के उन पे इल्जाम लगा रहे हो, कन्विक्शन आप पास कर रहे हो, आप जज बन गए, जूरी बन गए, सब बन गए। आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया था कि नहीं, जिसके ऊपर मालेगांव के ब्लास्ट का आरोप था, जिसकी मोटरसाइकिल यूज हुई थी, उससे लोगों की जान चले गई थी, उसको आपने लोकसभा का चुन के बनाया। आप 1984 की दंगइयों को क्या टिकट नहीं दिया इन लोगों ने? हम करें तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये करे तो कुछ नहीं। और क्यों नहीं दिया? केजरीवाल ने क्या किया इन लोगों के साथ, बताइए मुझे। मैं उत्तर देता हूं। जब ये अरेस्ट हुआ, केजरीवाल के पार्षद थे, ये अरेस्ट किया, केजरीवाल ने निकाल दिया, कभी उनके घर पे पूछने को नहीं गए केजरीवाल के कैसी हालत है, क्या है, और आज शीश महल बना के रह गए। मुझे तो ताज्जुब और अफसोस भी हो रहा है इस बात का
कि एक आदमी जो 10 रुपए की रेनॉल्ट की पेन लगाता था, वैगन गाड़ी में घूम रहा था, आज शीश महल बना लिया। तो ये जो कल्लू से कालिया तक का सफर तय हुआ, ये कैसा हुआ? हम तो चाहेंगे शीश महल देखना। मैं तो नाविका जी आपके प्रोग्राम से लोगों को बोलना चाहूंगा, सरकार तक गुहार लगाऊंगा कि 100 रुपया टिकट रखो, हम लोग आएंगे, टूरिस्ट का उसको सेंटर बनाओ, हम आके देखेंगे, हम देखना चाहते हैं। केजरीवाल छोटा रिचार्ज आरएसएस का, गौरव भाटिया आप ही के कनेक्टेड है वो लोग, आप में और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, और हम जीतेंगे इस मर्तबा, उनको हराएंगे। और दूसरी तरफ ये तो जा रहे हैं वहां पे जिताने के लिए, लेकिन आपने कल्लू और कालिया किसको कहा, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। चैनल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं तो ये आपके अपने शब्द हैं, ये चैनल के शब्द नहीं है। और मैं इस तरह पिक्चर का डायलॉग इस तरह की भाषा मैं कम से कम सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आपने सवाल उठाए, सवालों के जवाब गौरव भाटिया देंगे। देखिए नाविका जी, पिछली बार जब वारिस आए थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोल के गए थे कि हम 5 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे और मुसलमान बनाएंगे, तो इनकी सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, एक सीट नहीं आई थी। और दिल्ली में भी इनकी क्या हैसियत है ये हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में भी क्या हैसियत है और भारत में हम सब जानते हैं। लेकिन मैं इनको इतना बता दूं, इन्होंने कहा कि भाई वन इज इनोसेंट प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। याकूब मेमन सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दे दी थी फांसी की, तब भी आपके ओएसी जी पत्र लिख रहे थे कि इसको माफी दी जाए। क्यों भाई? सर्वोच्च न्यायालय में तब आपकी आस्था नहीं थी। दूसरी बात आपको बताऊं, साध्वी प्रज्ञा को किस तरह फ्रेम किया गया, बेल ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। कर्नल पुरोहित को किस तरह से फ्रेम किया गया, क्योंकि हिंदू आतंकवाद को हमें प्रामाणिकता देनी थी और इसलिए हम लोग ने उनको टिकट दिया। ताहिर हुसैन की बेल 3 साल हो गए, अभी तक न्यायालय ने नहीं दी है। और मैं एक और बात कह दूं, ये इनका ही AIMIM यूनिट है, उसका पोस्टर है, बोलिए ना, गुस्ताखे रसूल। आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया, वो सही किया था आपने। से जुदा। नाविका जी, ये लोग संविधान विरोधी है। अगर ये अपशब्द बोलेंगे तो हम भी इनको चंगेज खान की औलाद बुलाएंगे, हम इनको औरंगजेब की औलाद बुलाएंगे। औरंगजेब की औलादों, तलवारों के डर से अपनी सलवारों को ऊपर करा है तुमने, और इसीलिए भारत तुमसे पूछता है तुम्हारी वफादारी देश के साथ है या धर्म के साथ है। नाविका जी, उसको मंत्री पद दिया जा रहा है महाराष्ट्र। नहीं, गौरव भाटिया जी परहेज करिए ऐसे शब्दों से। लेकिन पब्लिक के सवाल है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पब्लिक के सवाल हैं और अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, यूपी चुनाव के वक्त अखिलेश यादव को कृष्ण सपने में आते थे और अब संभल का मुद्दा सामने आया तो अखिलेश जी को लग रहा है कि सौहार्द खुद रहा है, ऐसा क्यों? अशरफ अली का अनूपपुर MP से सवाल है, अगर 2013 के कुंभ की बात उठ ही रही है तो तिरुपति मंदिर में भगदड़ और लड्डू में जानवर की चर्बी पर बात क्यों नहीं करते? इस समय किसकी सरकार? इसकी भी बात होनी चाहिए नविका जी, और ये बहुत दुखद होता है जब कहीं किसी अव्यवस्था की वजह से इस तरह की भगदड़ मचती है, जो टिकट काउंटर पर हुई, जो भी 6 लोग मरे, और सरकार जिसकी है उसी की जवाबदेही होगी। और चूंकि पहला सवाल संभल का था, संभल में चूंकि जियाउर रहमान बर्ग के दादाजी वो विधायक हुआ करते थे 1977 1974 वो विधायक थे वहां से, तो 1974 से 80 तक शफीकुर रहमान बर्ग साहब भी विधायक थे, जो उनके पोते हैं अभी जियाउर रहमान, जो अभी सांसद हैं। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए, शायद यही वजह होगी कि ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। इस वक्त अमीक जमाई जी माफी चाहूंगी, समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन मुद्दा यह है कि महाकुंभ इस देश में आस्था का भी एक सेलिब्रेशन है, एक बिल्कुल सब लोगों के लिए एक आस्था का बड़ा विषय है। उस पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या सेक्युलरिज्म इसी को कहते हैं? अगर 1978 की न्याय की बात हो रही है तो दुख किसको हो रहा है? सवाल कौन उठा रहा है और क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार, जय